नमस्कार दोस्तों, ठीक हैं आप सभी लोग। उम्मीद रखते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पूरा जोर शोर से कर रहे हैं, जियो जान लगाकर। क्यों? सफलता प्राप्त करनी है, अच्छा रिजल्ट बनाना है, अच्छा रिजल्ट बनाना है, बना कर रहना है। ठीक है, चाहे उसके लिए जो करना पड़ जाए, दिन रात एक कर कर हम जो है रिजल्ट अच्छा बनाएंगे। बनाना है कि नहीं? तो आ जाइए, एकदम लग जाइए, पूरी तरह से तैयारी में जूझ जाइए। चलिए आइए देखा जाए। आप सभी लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में क्या, द्रव स्थितिकी, और द्रव स्थितिकी में पिछले दिनों बैरोमीटर से संबंधित भी हमने बता दिया। दाब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम बताएंगे P बराबर HDG तो बता ही दिए थे। दाब से संबंधित बहुत चीजों को हमने उसमें दिखाया। अब द्रव से संबंधित, द्रव में जो तैरने का सिद्धांत होता है, वो तैरने का सिद्धांत क्या होता है, तो पहले हम उसे समझेंगे। ठीक है, पहली बात प्लवन। प्लवन क्या होता है? प्लवन जो होता है, किसी भी वस्तु को किसी द्रव में तैरना प्लवन कहलाता है। यानी प्लवन का मतलब होता है तैरना, याद रखिएगा, तैरना। ठीक है, तो तैरने को ही प्लवन कहते हैं। इसमें अब हम लोग जरा देखेंगे प्लवन। अब उत्प्लावन बल, ठीक है, उत्प्लावन बल, अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स क्या है जरा समझिए। यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स, जब ये द्रव से भरा हुआ कोई बर्तन है और इसमें जो है, जब किसी वस्तु को हम ऐसे डाल देते हैं, तो जब वस्तु पानी में रहता है तो वस्तु का भार जो है कम प्रतीत होता है। याद रखिएगा, वस्तु का भार कम महसूस होता है ना जब तक पानी में रहता है, और जैसे ही पानी से बाहर आता है वस्तु का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। आपने गेस किया होगा क्यों बढ़ जाता है, क्यों कम रहता है? जब पानी से बाहर आता है तो उस समय उसका जो भार होता है उसे ही कहा जाता है कि वह उसका वास्तविक भार है। वायु में ही वास्तविक भार होता है, लेकिन पानी में चला जाता है तो वास्तविक भार नहीं होता है, बल्कि वह आभासी भार, यानी आभास किया गया भार होता है, जिसको हम लोग आभासी भार कहते हैं। अब देखिए, इसका जो भार होगा वो नीचे की तरफ कार्य करेगा। तो mg जो द्रव्यमान है वो वेट तो नीचे की तरफ कार्य करेगा, लेकिन होता क्या है कि पानी के द्वारा इस पर बल लगाया जाता है ऊपर की तरफ। तो पानी के द्वारा किसी भी वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाला बल, जो ये ऊपर की तरफ बल लगता है, इसी को कहा जाता है उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट, THRUST, अपथ्रस्ट फोर्स, FORCE, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, या तो हम बोलेंगे अपथ्रस्ट फोर्स या तो बोलेंगे उत्प्लावन बल। याद रखिएगा, उत्प्लावन बल। यह उत्प्लावन बल क्या होता है? तो किसी भी वस्तु को पानी में डुबोने पर डाल देने पर पानी द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाला बल उत्प्लावन बल या अपथ्रस्ट बल कहलाता है। ठीक है, पानी में जैसे ही हम डालेंगे तो वह पानी कहता है तुम ऊपर जाओ, हम तुमको अंदर लेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि वह जो है पानी से तितर बितर है, इसका मतलब उसकी जाति का नहीं है। अगर पानी का ही कोई कण होता, पानी का ही कोई अणु होता, वह जब पानी में मिल जाता तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन उसकी जाति का नहीं है, इसीलिए कहता है कि तुम बाहर जाओ। और बाहर भेजने के लिए जो नीचे से ऊपर की तरफ बल लगाता है भेजने के लिए, उसी को कहा जाता है अपथ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स अर्थात उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। किसको? जब नीचे से ऊपर की तरफ बल लगता है, किस में? पानी में। ये पानी में ही नहीं बल्कि वायु में भी क्या होता है?
कि वायु में भी वायु जो है किसी भी वस्तु को बाहर भेजने का प्रयास करता है, तो जब बाहर भेजने का प्रयास करता है तो बाहर भेजने के लिए ऊपर की तरफ जो बल लगाता है उसी को कहते हैं उत्प्लावन बल। उसी को क्या कहेंगे? उत्प्लावन बल। अब चलिए, ये उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, इसकी गणना कैसे करेंगे? तो जरा ध्यान समझिएगा। जब किसी भी वस्तु को पानी में डालते हैं तो पानी अगर सपोज दैट यह पूरा का पूरा भरा है और इसमें ये वस्तु पड़ेगा तो यह जो है पानी बाहर निकलने लगेगा। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम वस्तु को डालते हैं और वस्तु भारी है, क्या है? हैवी, तो वस्तु क्या होता है? पानी में नीचे जाने लगता है। और जब पानी में जबरदस्ती वो अपनी औकात दिखाते हुए पानी में जाने लगता है, तुम चाहे जितना है रोकना है तो रोक लो, औकात है तो हम चल के देंगे, तो क्या होता है? तो पानी के कण जो है बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि उनकी औकात नहीं होती उसको रोकने के लिए। जैसे आज कल भी आपने देखा, अभी पिछले दिनों क्या देखा कि जो है जिसके पास औकात है, दबंग है, वह किसी को भी सेठते नहीं है। वो उनको जहां जाना है चले जाते हैं, सामने कोई आया तो उन्हें ऊपर भी पहुंचा देते हैं। अभी आपने देखा विकास दुबे की कहानी, उनके पास जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिए। चलिए वहां तो फायरिंग कर लिए, वहां तो निपटा दिए, क्योंकि वहां वो दबंग थे, वहां उनसे मजबूत वो थे, इसलिए उन्होंने तो निपटवारा कर दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? तो निपटवारा पुलिस ने कर दिया उनका। तो फिलहाल इसका मतलब ये है कि जिसके पास औकात होता है वही कहीं जाने की क्षमता रखता है, और जिसके पास औकात नहीं हो, क्षमता नहीं रखेगा जाने के लिए। यहाँ पर जब पानी में कोई वस्तु डालते हैं तो वस्तु के पास अगर औकात है अंदर जाने के लिए तो अंदर जाएगा ही जाएगा, और पानी को हटा कर जाएगा, तुम हटो हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। या जैसे ही उसके कण देखेंगे कि जो है ये तो कोई विशाल चीज आ रहा है, इसके बस का हम लोग के बस का बात नहीं है, सब के सब हटने लगेंगे। जब हटेंगे, भीड़ हटने लगेगा तो वो जगह बनाएंगे ना अपने कहीं ना कहीं जाने के लिए। अब उसके अंदर जब जगह नहीं रहेगा तो बाहर निकल जाएंगे, वही बाहर निकल जाता है और ये राजा की तरह नीचे जाने लगता है। ये राजा हो गया, ये अंदर जा रहा है अपनी क्षमता के अनुसार, जिधर मन के उधर जा रहा है। चलिए जाने लगा। इसमें क्या हुआ कि नीचे से ऊपर की तरफ बल लगा। कौन बल लगा रहा था? ये सारे सैनिक मिलकर, पानी के सारे सैनिक मिलकर ऊपर की तरफ बल लगा रहे थे। तुम भागो, तुम भागो, तुम भागो। लेकिन वो अपना सामने जैसे ही जा रहा था सबको कुचलते हुए जा रहा था, अर्थात सबको किनारे करते हुए। तो जितना किनारे कर दिया वो बाहर आ गए, और जितने इसमें सैनिक लगे हुए इसको हटाने के लिए वो जितना बल लगा रहे हैं उसी को कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। कब? जब नीचे से ऊपर की तरफ लगता है तब। अब चलिए, उत्प्लावन बल तो समझ में आ गया। ये उत्प्लावन बल होगा किसके बराबर, कैसे गणना करेंगे इसकी? तो देखिए, जितना ये पानी हटा दिया, इधर जितना ये सैनिक आ गए, पानी के ये सैनिक आ गए यहाँ पर, ये सैनिक जितना बल लगाए होंगे, वो बल कितना लगाए होंगे? तो जितना इसका भार होगा उतना ही तो बल लगाए होंगे। बस उसको इसने क्या किया कि हटा दिया, तुम हमारे बस का नहीं हो, तुम हमारे सेवा नहीं करोगे, चलो हटो यहाँ से। जितने सेवागिरी वाले थे उनको रखा था, तो जो किनारे के थे उनको हटा दिया, यहाँ पे चले आए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जितने आए इनका जो भार होगा वही उत्प्लावन बल के बराबर। अर्थात जो उत्प्लावन बल होता है, क्या? उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल जो होता है हटाए गए द्रव के भार के बराबर, हटाए गए द्रव के भार के बराबर, द्रव के भार के बराबर। क्लियर? यानी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है क्या? उत्प्लावन बल। अब जरा समझिए कि यह पानी कितना हटेगा। तो कभी भी किसी समय भी जब कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर जाता है तो वह अपने आयतन के बराबर जगह घेरता है। हम कहीं पर भी चले जाएं तो हमारी शरीर जितना आयतन घेरेगा उतना वहां से हवा को क्या करेगा? हटा देगा, वायु को हटा देगा। अगर हम इसी तरह किसी भी पानी से भरे
अगर टैंक में हम जाएं तो हम अपने आयतन के बराबर पानी को हटा देंगे, क्योंकि हम वहां पर भारी हैं, हावी हैं हम। तो हम पानी को हटाएंगे तो पानी कितना हटेगा, तो हमारे आयतन के बराबर उसमें जगह मिल जाएगा, तो बाकी जो वो घेरे हुए थे वो सब बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब ये आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु अगर पानी के अंतर्गत है तो वह जितना उसका आयतन है उतना ही पानी बाहर निकालेगा, जितना उसका आयतन है उतना ही पानी बाहर निकालेगा। अब ये तो पता हो गया कि इधर जो निकला हुआ है इसका आयतन और इस वस्तु का आयतन, दोनों आयतन आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आयतन आपस में बराबर है। कब, जब ये डूब जाएगा तब, पानी के अंदर चला जाएगा तब। तो अगर पानी के अंदर चला गया तो हटाए गए द्रव का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर हो जाता है। याद रखिएगा, जब पानी में वस्तु डूबता है तो अपने आयतन के बराबर आयतन का पानी हटाता है। तो जब पानी में वस्तु हो तो पानी के अंदर, याद रखिएगा, तब हटाए गए द्रव का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन बराबर होता है वस्तु का आयतन। याद रखिएगा, वस्तु का आयतन, ठीक है। हटाए गए पानी का आयतन बराबर वस्तु का आयतन। अब देखिए कि पानी का आयतन पता हो गया वस्तु का आयतन के बराबर। अगर वस्तु का आयतन दिया है तो पानी का आयतन पता हो गया, और पानी का आयतन जब पता हो गया तो पानी का घनत्व तो हमें पता है। पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये, या फिर हम ये कहें कि 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये होता है। तो अगर इसका आयतन पता हो गया तो हम उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। द्रव्यमान निकल गया तो भार निकल जाएगा, भार निकल गया तो उत्प्लावन बल पता हो जाएगा। अब इस वस्तु का जो आभासी भार होता है, क्या, आभासी भार, तो देखिए आभासी भार, तो आभासी भार क्या होता है, आभास किया गया भार, तो वो क्या होगा, वास्तविक भार, वास्तविक भार, ठीक है, और माइनस उत्प्लावन बल, यानी वास्तविक भार नीचे की तरफ और उत्प्लावन बल क्या है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, यही होता है आभासी भार। अर्थात आभासी भार बराबर mg माइनस, ये हटाए गए द्रव का द्रव्यमान अगर m डैश है तो m डैश इंटू जी। m डैश क्या है, हटाए गए द्रव का द्रव्यमान है, तो ये हो जाएगा आभासी भार। क्या हो जाएगा, आभासी भार। तो याद रखिएगा, आभासी भार पूछा जाता है, उत्प्लावन बल पूछा जाता है, और यहाँ का तो इस्तेमाल अभी आपेक्षिक घनत्व में बताएंगे हम। तो लिख लीजिए जल्दी से, उत्प्लावन बल क्या होता है, स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए। उत्प्लावन बल आभासी भार, और जब वस्तु डूबता है तो हटाए गए द्रव का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर। जितना पानी के अंतर्गत वस्तु होगा उतना पानी बाहर निकालेगा। ये हमेशा भेजा में घुसा लीजिए, ठीक है, इस भेजा में डाल लीजिए कि जब भी कोई वस्तु है और वह जो है पानी के अंतर्गत अगर चला गया तो जितना पानी के अंदर होगा भाग उतना ही आयतन बाहर पानी हटाएगा, ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों हमने बताया आपेक्षिक घनत्व। क्या बताया, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व में हमने रिलेटिव डेंसिटी में क्या बताया कि वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व, यही तो बताया, वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। देखिए आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, तो आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व। किसका घनत्व, जल का घनत्व। अब जरा समझिए कि जल का घनत्व और ये है वस्तु का घनत्व। अब देखिए कि यहाँ पर यह जो है
आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व दिया है। यही होता है आपेक्षिक घनत्व। अब जरा समझिए कि जैसे अगर सपोज दैट मान लिया जाए कि किसी भी वस्तु में अगर सपोज दैट आपने ये एक वस्तु है जिसको आपने इसमें डाल दिया, ठीक है, और यह जो है इसमें पड़ा और इसका भाग जो है इतना भाग पानी के अंदर आ गया, इतना भाग पानी के अंदर आ गया। सपोज दैट मान लिया जाए इतना पानी के अंदर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना ये पानी का अंदर आया उतना ये बाहर हटाया होगा। और दूसरी बात कि ये तैर रहा है, क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो जब ये भाई इतना ही पानी के अंदर है तो तैर रहा है ना, तो तैरने की स्थिति में इसका मतलब ये है कि ऊपर लगाया गया जो बल होगा अब थ्रस्ट बल और जो इसका द्रव्यमान होगा mg, ये दोनों बराबर होंगे, तभी ये रुका है। नहीं तो या तो ऊपर जाने लगता है या तो नीचे जाने लगता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर हम समझेंगे कि अगर ये दोनों उत्प्लावन बल और इसका बल बराबर हो जाए तो यह जो है ऊपर तैरेगा, वही रुककर क्या होगा, तैरेगा, ठीक है। वही जब भी तैरेगा इसका मतलब है कि ऊपर लगने वाला बल और इसका नीचे वाला बल बराबर है तभी तैर रहा है, नहीं तो तैरेगा नहीं, ठीक है। अगर नीचे वाला अधिक हो जाएगा तो ये डूब जाएगा, अंदर चला जाएगा। क्लियर। अब जरा समझिएगा कि जैसे अगर ये पूरा का पूरा इसमें चला जाता, पूरा का पूरा इसमें जाएगा तो इसका मतलब ये है कि पूरा अपने आयतन के बराबर जो है, अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगा यहाँ पे। कब, जब पूरा चला जाएगा तब, अर्थात जब यह पूर्णतः डूब जाए। पूर्णतः अगर इसको डुबा देते हैं हम, इसे जबरदस्ती, नहीं डूबी भी तो अभी डुबा रहे, इसका मतलब ये है कि अगर जबरदस्ती हम करते हैं, डुबाते हैं, इसमें जबरदस्ती करके डुबो दिया जाए पकड़कर। क्यों, अभी आप दोस्तों के साथ तो गए नहीं होंगे नहाने नदी वगैरह में, नहीं तो लोग पकड़ कर डुबोने लगते हैं। अच्छा चलिए, तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि जबरदस्ती इसको डुबोया जा रहा है। तो जब डुबोएंगे तो क्या होगा, अपने आयतन के बराबर पानी यहाँ हटा देगा, यहाँ आ गया। इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या है, बराबर है। अब जरा ध्यान समझिएगा, जब ऐसा है कि इसका जो भार है, इसका भार मान लेते हैं कि यह भार है W2 और इसका भार जो है W1, ठीक है। वस्तु का वास्तविक भार है W1 और ये हटाए गए द्रव का भार है W2, ठीक है। अब पहला कंडीशन कि यदि ये दोनों में ये वाला अधिक हो जाए तो ऊपर वाला, देखिए ऊपर जो लगेगा बल अगर ये अधिक है तो ऊपर वाला अधिक हो गया, और ये अगर नीचे वाला अधिक, W1 अधिक है तो नीचे वाला अधिक हो गया। यदि सपोज पहला कंडीशन W1 अधिक है और W2 कम है, यानी नीचे वाला बल अधिक है और ये क्या हो गया, कम है, तब इस दशा में ये वस्तु जो है डूब जाएगा, नीचे जाकर तली में बैठ जाएगा। तो इस अवस्था में ये वस्तु क्या होगा, डूबेगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। पर एक चीज ध्यान रहे, क्या नहीं पता चला कि जब ये वस्तु को पूरी तरह से डुबोएंगे तब की बात है ये। अगर न भी डूबे तो जबरदस्ती उसको डुबोए और देखे कि जो भार इधर आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है। अगर ये भार इससे अधिक हो गया या कम पड़ गया, ये भार इससे कम पड़ गया तो ये आसानी से नीचे चला जाएगा, डूब जाएगा। दूसरा शर्त ये है कि यदि यह दोनों बराबर हो गया, W1 और W2 बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर, तो डूबी हुई अवस्था में तैरेगा, यानी ये इसके ऊपर नहीं जाएगा बल्कि इसी में तैरता रहेगा। कहीं जैसे पानी के कण तैरते रहेंगे उसी तरह तैरता रहेगा, यानी डूबी हुई अवस्था में तैरेगी, ठीक है, अवस्था में तैरेगी। अच्छा, तीसरा ये है कि जब यह जो है W1, तीसरा कि W1 छोटा हो जाए और W2 बड़ा हो जाए, अधिक हो, तब यह ऊपरी सतह पर तैरेगी, ऊपरी सतह पर तैरेगी, याद रखिएगा, तैरेगी, ठीक है। तो ये 3 नियम होते हैं प्लवन के, यही प्लवन का नियम है।
यही क्या है, प्लवन का नियम। तो ये 3 नियम प्लवन के हैं, तीनों याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि हमने कहा कि जब वस्तु तैर रहा है तो हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होगा। अब ये तो तैर रहा है ना, तैरने की दशा में हमेशा याद रखिएगा, तैरने की दशा में हटाए, अगर वस्तु तैर रहा है, जब भी वस्तु तैरेगा तो हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होगा, यह हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात कि पानी के अंदर जितना भाग होगा, जितना आयतन होगा, उतना ही आयतन पानी बाहर निकालेगा। ये 2 बातें पूरे द्रव स्थिति में अगर आप याद रखें तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। पहला बात क्या हमने बताया, तैरने की दशा में हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर। देखिए तैरने की दशा में, तैरने की दशा में हटाए गए द्रव का भार बराबर वस्तु का भार, ठीक है। अब दूसरा, जितना भाग अंदर डूबा होगा तो डूबे भाग का आयतन, पानी में डूबे भाग का आयतन हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर होगा। पानी में डूबे भाग का आयतन, डूबे भाग का आयतन बराबर हटाए गए द्रव का आयतन, हटाए गए द्रव का आयतन। ये 2 बातें आप याद रखेंगे तो कोई भी प्रश्न लगा लेंगे। एनीवे किसी भी प्रश्न का सलूशन आप कर लेंगे। आपेक्षिक घनत्व के लिए याद रखिएगा कि वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व, बस इतने से ही प्रश्न सभी सॉल्व हो जाएंगे। परंतु जरा हम देख लें कि आपेक्षिक घनत्व से संबंधित जो फार्मूला है उन सभी फार्मूलों को थोड़ा सा समझ लिया जाए, उसके बाद सब फार्मूला याद रखना बस की बात नहीं है कि आप याद रखेंगे। कुछ यहाँ दिखा देते हैं हम आप लोगों को। चलिए यहाँ पर देखिए, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, कि यहाँ पर जब यह वस्तु का इतना भाग डूबा है तो उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो पहली बात की जब इतना ही भाग डूबा है तो ये तैर रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, तैर रहा है। तो तैरने की दशा में इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, अगर इसका द्रव्यमान है m1g और इसका द्रव्यमान है m2g, तो इसका मतलब m1 और m2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पहली बात तो ये है कि m2 और m1 बराबर है, m1 और m2 बराबर है। दूसरी बात ये है कि इसका आयतन जो है m2 का आयतन, इसका आयतन जो है v' है, इसका आयतन v' और इस पूरे का आयतन क्या है, v है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो ये m2 है यहाँ पर हम लिख देते हैं द्रव्यमान। तो आप जानते हैं कि घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो चलिए यहाँ d2 कर देते हैं, यहाँ m2 कर देते हैं, यहाँ v2 कर देते हैं। तो m2 के स्थान पर d2 इंटू v2, यहाँ लिख दें d2 इंटू v2। m1 के स्थान पर लिख दें d1 इंटू v1। d1 क्या है, वस्तु का घनत्व, v1 क्या है, पूरे वस्तु का आयतन है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि d1 जो है किसका घनत्व है, वस्तु का, और d2 किसका घनत्व है, तो पानी का घनत्व है। तो अब यहाँ पर d2 यानी d1 अपान d2 अगर करें तो ये हो जाएगा v2 अपान v1, ठीक है। v2 क्या है, तो हटाए गए द्रव का आयतन। तो हम ये क्या है, d1 वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व, तो ये वस्तु का आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा, वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु का आपेक्षिक घनत्व, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, तो वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बराबर हो जाएगा v2 क्या है, तो वस्तु का जल में डूबे भाग का आयतन, वस्तु का जल में या पानी में डूबे भाग का आयतन, डूबे भाग का आयतन, ठीक है, और पूरे का बटा वस्तु का आयतन, वस्तु का आयतन, ठीक है। दूसरी चीज
इसी को आप लिखेंगे तो हटाए गए द्रव का आयतन, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, हटाए गए पानी का आयतन, पानी का आयतन बटे वस्तु का आयतन, वस्तु का आयतन। डायरेक्ट पूछा जाता है फार्मूला ही, तो ये आपेक्षिक घनत्व तो पता हो गया, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व या तो ये लिखें या तो ये लिखें। क्लियर है। अब जरा देखिए कि यहां पर शॉर्ट स्क्रीन करके लिख लीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा, एक बार नहीं कई बार देखिएगा, क्योंकि द्रव स्थितिकी के प्रश्न जल्दी आता नहीं है, किसी को समझ में ही नहीं आता है, पर प्रयास हम कर रहे हैं कि आप सभी लोग जान जाएं कैसे सॉल्यूशन होगा। चलिए अब देखिए, यदि सपोज दैट यहाँ पर इस वस्तु को इस पानी में डाला और फिर इसी वस्तु को, ये एक द्रव है, दूसरा द्रव है, इसमें हमने इसी वस्तु को डाल दिया, तो जब इसमें डाला तो ये इतना डूब गया, यार समझिए, इतना डूब गया इसमें, और इधर पानी हटा दिया इतना। ठीक है। चलिए, इस वस्तु का घनत्व तो D1 ही है, लेकिन इसका घनत्व जो द्रव है इसका घनत्व D3 कर देते हैं, या D लिक्विड कर देते हैं, DL कर देते हैं, तो ये भी तो DL ही होगा। अब चलिए, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर भी देखेंगे कि इसका द्रव्यमान M1 नीचे की तरफ और इसका हो गया M2, तो इसका जो M2 होगा इसको हम लिखेंगे क्या, V2, ठीक है, या VL, ये VL लिक्विड का आयतन है और ये DL लिक्विड का द्रव्यमान, तो ये हो गया क्या, ML हटाए गए द्रव का द्रव्यमान। अब हमें पता है कि जब ये तैर रहा है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हमें पता है कि ये ML बराबर M1। अब यहाँ पर ML के जगह पर VL इंटू DL बराबर यहाँ लिखेंगे V इंटू D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, D अपान DL, ठीक है, बराबर लिखें क्या, V अपान VL, यही लिखेंगे। अब जरा समझिए, इसको कर देते हैं समीकरण 2 और इसको करते हैं समीकरण A, ठीक है। तो अब D1 अपान D2, तो देखिए यहाँ D1, यहाँ पर भी इसको D1 ही लिखते हैं, ये D1 है, तो यहाँ पर भी D1 ही लिख देते हैं, D1। अब देखिए D1 अपान D2, यहाँ V2 अपान V1, V2 का मतलब है कि ये VW कर देते हैं पानी के लिए, ठीक है, और ये V वस्तु के लिए V1 है, ये V2 का मतलब VW, और यहाँ पर D2 का मतलब है DW, ठीक है। अब चलिए, तो अब हम क्या करें कि हमें तो पता है, ठीक है, कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व अगर निकालना है, या इन दोनों को भाग दे दें, इन दोनों में क्या करें, भाग, इसमें इसका भाग दे दें, तो चलिए भाग देते हैं, ठीक है, भाग दे दिया जाए, तो यहाँ पर हम भाग देते हैं। देखिए D1 अपान DL, ठीक है, D1 अपान, या उसी में कर देते हैं, चलिए पहले उसको लिखते हैं। देखिए D1 अपान DW अपान D1 अपान DL, ठीक है, बराबर यहाँ पर लिखें क्या है, VW अपान V1, ठीक है, और नीचे लिख देते हैं क्या, V1 अपान VL। देखिए ये V1 है, यहाँ भी V1 है, यहाँ भी V1 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक चीज कि देखिए यहाँ पर VW अपान V1, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि जब VL होगा ऊपर और V1 नीचे होगा, या V नीचे होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा कि इसको जब D1 अपान DL लिखे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे VL, ठीक है, अपान V। देखिए यह V1, तो V1 और V1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए D1 और D1 कटेगा, ये DL चला जाएगा ऊपर, तो DL अपान DW बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, VW अपान VL,
ये लिखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये dl क्या है, तो dl द्रव का घनत्व है और dw क्या है, तो जल का घनत्व है। तो द्रव का घनत्व बटे जल का घनत्व बराबर होता है द्रव का आपेक्षिक घनत्व। बराबर क्या होता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व। क्लियर है? और ये देखिए क्या है, VW। VW का मतलब है कि हटाए गए पानी का आयतन। जब वस्तु को पानी में डाला गया तो हटाए गए पानी का आयतन, किसका आयतन? हटाए गए पानी का आयतन, ठीक है। और जब द्रव में डाला तो हटाए गए द्रव का आयतन। यानी जब द्रव का आपेक्षिक घनत्व पूछा जाए, यानी द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का आपेक्षिक घनत्व, तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे कि वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, हटाए गए पानी का आयतन अपान, ठीक है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन, किसका आयतन? द्रव का आयतन, हटाए गए द्रव का आयतन। क्लियर? अब हम देखेंगे कि वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का आयतन बटे वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का आयतन। अब ये आपेक्षिक घनत्व, या फिर इसी को हम लिखेंगे दूसरे शब्दों में, तो क्या लिखेंगे कि वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, तो पानी में डूबे भाग का आयतन, वस्तु का पानी में डूबे भाग का आयतन बटे वस्तु का द्रव में डूबे भाग का आयतन, इसी को लिखेंगे। तो दूसरे रूप में लिख लीजिए, वस्तु का पानी में डूबे भाग का आयतन, डूबे भाग का आयतन बटे वस्तु का डूबे भाग का आयतन। ये दोनों ही चीजें याद रखिएगा, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो लिख लीजिए जल्दी से, जरा जल्दी से इन्हें लिख लीजिए। हो गया? लिख लिए? जैसे लिखिए प्रश्न पहला, यदि किसी वस्तु को पानी में डालने पर उसका 1/3 भाग पानी के ऊपर रहता हो तो वस्तु का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। वस्तु का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। तो चलिए, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व हमें निकालना है,
तो पहले तो हमें ये देखना है कि 1/3 भाग पानी के बाहर है, ऊपर है, ठीक है। तो पानी के ऊपर है तो वस्तु का डूबे भाग का आयतन, वस्तु का हमने कहा कि जितना भाग डूब जाता है, ध्यान समझिएगा, अभी अभी लिखा गया था कि वस्तु का जितना भाग पानी में डूबेगा, ठीक है, पानी में जो भाग डूबेगा और जितना आयतन टोटल होगा, तो कुल आयतन, वस्तु का कुल आयतन बटे लिखा गया था कि वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बराबर, अभी हमने लिखा था कि V2 इंटू D2 यानी VW इंटू DW बराबर, हमने क्या लिखा था, तो VW इंटू DW बराबर V इंटू D, तो यही D अपान DW, D अपान DW, D अपान DW, तो VW अपान V अर्थात वस्तु का डूबे भाग का आयतन बटे वस्तु का कुल आयतन, यही होता है क्या, आपेक्षिक घनत्व, यही होता है आपेक्षिक घनत्व। तो चलिए यहाँ पर हम यही चीज लिखेंगे, ठीक है, कि डूबे भाग का आयतन यानी बाहर है कितना 1/3, तो डूबे भाग का आयतन हम निकालेंगे, डूबे भाग का आयतन, डूबे भाग का आयतन, तो डूबे भाग का आयतन बराबर, डूबे भाग का आयतन बराबर लिखेंगे क्या, V या 1 माइनस पूरा भाग तो 1 होगा ना, तो 1 माइनस 1/3 तो 2/3, ठीक है। और डूबे भाग का आयतन 2/3, पूरा तो आयतन 1 है ही, इसलिए आपेक्षिक घनत्व, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, तो वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु के डूबे भाग का आयतन 2/3 बटे वस्तु का आयतन 1, तो ये 2/3 ही रह जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसे। दूसरा प्रश्न लिखिए, बोले, लिखिए। किसी वस्तु को पानी में डालने पर उसका 1/3 भाग डूब जाता है, तथा किसी अन्य द्रव में उसे डालने पर 2/3 भाग डूब जाता है, तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए, द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए, द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब इसे डाल दिया जाता है, ठीक है, द्रव में और पानी में, तो पानी में डाला गया तो पानी कितना डूब गया, तो पानी में डूबा 1/3 भाग, और द्रव में डाला गया तो द्रव में डूबा 2/3 भाग। तो यहाँ लिखा है
वस्तु का द्रव का अपेक्षित घनत्व बराबर वस्तु का पानी में डूबे भाग का आयतन बटे वस्तु का द्रव में डूबे भाग का आयतन। तो हम इसी फार्मूले से लिख लेते हैं, इसी से डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या हो गया? तो डूबे भाग का, पानी में डूबे भाग का आयतन है 1/3 और द्रव में डूबे भाग का आयतन है 2/3। उस वस्तु का 3 कट जाएगा तो 1/2 यानी 0.5। ये हो गया अपेक्षिक घनत्व। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। ये तो तब जब वस्तु को द्रव में डाला जाए तो भी वो तैर रहा है और पानी में डाला जाए तो भी तैर रहा है, डूब ही नहीं रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वस्तु को पानी में डाला जाए तो भी डूब जाए और द्रव में डाला जाए तो भी डूब जाए, दोनों ही स्थितियों में डूब जाए, तो डूबने की स्थिति में जरा देखा जाए। ये तो तैरने की स्थिति में, तैरने की दशा में द्रव का अपेक्षित घनत्व है, लेकिन डूबने की अवस्था में द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालना हो तब जरा समझिए। यहाँ पे मान लेते हैं ये वाटर है, ये पानी है, इसमें ये वस्तु डूब गया। वस्तु क्या हुआ? डूब गया। जब वस्तु डूबेगा इसमें तो वस्तु द्वारा हटाए गए जो पानी का आयतन होगा वो तो बराबर होगा, वस्तु के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो वस्तु का आयतन के बराबर, ये द्रव्यमान है m1, ठीक है, इसका द्रव्यमान होगा m2, इसका घनत्व है, पानी का घनत्व है dw और इसका घनत्व है वस्तु का d1। ठीक है, तो आयतन दोनों का बराबर होगा। दोनों का आयतन क्या है? बराबर, यानी VW बराबर V और V1। अब VW आयतन, तो हमें पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? m2/dw और यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो m/d। ठीक है, m/d। अब देखिए यहाँ पर अगर ये इधर चलाए, इधर, तो इसको हो जाएगा d/dw बराबर लिखेंगे m/m2। इसका मतलब वस्तु का भार बटे वस्तु का भार में हुआ कमी, पानी में वस्तु के भार में हुआ कमी। ठीक है, बराबर हो जाएगा वस्तु का अपेक्षित घनत्व। अर्थात हम ये लिख सकते हैं क्या कि वस्तु का अपेक्षित घनत्व, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या लिखेंगे? तो वस्तु का भार, वस्तु का y में भार बटे पानी में, वस्तु का पानी में हुआ भार में कमी, वस्तु का पानी में भार में कमी, भार में क्या? कमी। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो हो गया। भार में जितना कमी होगा तो कमी कितना होगा? तो जितना पानी हटाएगा उसी द्रव्यमान के बराबर कमी होता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि इसको द्रव में डाल दिया जाता है, किसमें? द्रव में। तो जैसे यहाँ पर द्रव है और ये दूसरा है, तो इसमें भी अगर हम वस्तु डाल दिए, इसमें भी डूब गया, तो डूबेगा तो इसका तो घनत्व dl है, क्या है? dl। तो ये भी पानी इधर द्रव हटा दिया, तो इसका द्रव्यमान क्या है? इसका जो द्रव्यमान है मान लिया जाए ml और ये तो m है ही, और इसका घनत्व है v और इसका घनत्व है dl। ठीक है, तो यहीं से क्या लिखेंगे कि d/dl
डी अपान डी एल बराबर एम अपान एम एल, यही तो लिखेंगे। अब देखिए ये कर दे समीकरण 2 और इसको कर दे समीकरण 1, तो 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे? तो देखिए द्रव का अपेक्षिक घनत्व के लिए द्रव का घनत्व बटे पानी का घनत्व लिखा जाएगा, द्रव का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख दें डी डब्ल्यू, देखिए यहाँ से डी डब्ल्यू डी अपान डी डब्ल्यू और पूरे का बटा डी अपान डी एल, ठीक है। और यही बराबर हम ये लिखेंगे क्या, एम अपान एम डब्ल्यू और पूरे का बटा इसे लिखें तो एम अपान एम एल। अब देखिए एम एल कहाँ चला गया, ऊपर, एम एल चला गया ऊपर, और ये m और m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से d d कट जाएगा, dl ऊपर चला जाएगा, तो dl अपान dw बराबर हो जाएगा ml अपान mw। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए dl अपान dw है, यानी द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या लिखेंगे, तो द्रव में भार में कमी, वस्तु का द्रव में भार में कमी, वस्तु का द्रव में भार में कमी, भार में कमी अपान वस्तु का जल में, वस्तु का जल में भार में कमी, भार में कमी, ठीक है। तो ये हो गया द्रव का अपेक्षिक घनत्व। लिख लीजिए इसे जरा जल्दी से। हो गया, लिख लिए। चलिए लिख लीजिए प्रश्न। अब देखिए हमने दो ही चीज लेकर चल रहे हैं, क्या कि वस्तु जब डूबे तब और तैरे तब, यही दो चीज हमेशा लेकर चलेंगे, ठीक है। कभी प्रश्न होगा तो यही दो चीज लेकर चलना है। डूब जाएगा तो इसका मतलब अपने आयतन के बराबर पानी हटाएगा, और अगर तैरेगा तो हटाएंगे द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न लिखिए, यदि किसी वस्तु का वायु में भार 50 किलोग्राम हो तथा पानी में भार 40 किलोग्राम हो, तो वस्तु का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर वस्तु का आपेक्षिक घनत्व निकालना है, तो कैसे आप निकालेंगे, ध्यान समझिए। यदि किसी वस्तु का वायु में भार 50 किलोग्राम, हमने क्या कहा कि वस्तु का आपेक्षिक घनत्व होता है, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व सॉरी, वस्तु का वायु में भार बटे वस्तु का पानी में भार में कमी। तो भार में जो कमी हुआ वह या तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार लिखेंगे। तो देखिए वस्तु का जल में जो भार है वो 40 किलोग्राम है,
और बाहर भार है 50 किलोग्राम, तो 50 किलोग्राम लिख दें। और भार में कमी कितना हुआ, तो 40 किलोग्राम पानी में वजन था, तो भार में कितना कमी हो गया, पहले 50 था अब 40 हो गया, तो कमी कितनी का हो गया, 10 का, तो 50 माइनस 40। इसका मतलब हम 50/10 लिख दे, क्यों, ये हो गया 5, यानी आपेक्षिक घनत्व तो कितना आ गया, 5, लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न लिखिए, यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को पानी में डालने पर वस्तु के भार में कमी 20 किलोग्राम का तथा इसे द्रव में डालने पर भार में कमी 15 किलोग्राम का हो तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए, हमें पता है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का द्रव में भार में कमी, लिखा गया है वस्तु के द्रव में भार में कमी बटा वस्तु का जल में भार में कमी। तो द्रव में भार में कमी कितना है, तो द्रव में भार में कमी हो रहा है 15 किलोग्राम का, और जल में भार में कमी कितना हो रहा है, तो जल में भार में कमी हो रहा है 20 किलोग्राम का, तो 20 लिख देते हैं। तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 3/4 सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अगला नंबर लिखिए, बोले किसी वस्तु को द्रव में डालने पर द्रव के भार में द्रव में डालने पर हटाए गए द्रव का भार 30 किलोग्राम तथा पानी में डालने पर हटाए गए पानी का भार 20 किलोग्राम हो तो द्रव
आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। चलिए द्रव का आपेक्षिक घनत्व निकाल लिया जाए। तो अभी कहा गया कि जितना वस्तु द्वारा पानी हटाया जाता है उतना ही तो वस्तु के भार में कमी होता है, यानी जो भार में कमी है वही हटाए गए द्रव का भार है। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व बराबर हटाए गए द्रव का भार बटे वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार, हटाए गए पानी का भार। इसका मतलब हटाए गए द्रव का भार कितना, तो हटाए गए द्रव का द्रव्यमान है कितना, 30 किलोग्राम, पानी का है 20 किलोग्राम, 0.003/2 यानी 1.5। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ होता नहीं, याद रखिएगा। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी घनत्व है नीचे भी। देखिए भार ऊपर भी भार नीचे, ये भी किलोग्राम ये भी किलोग्राम, कट जाएगा किलोग्राम किलोग्राम, तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, हो गया? बोलिए। अब तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह आप प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। क्यों? अब देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये है कि जैसे अभी हमने कहा कि कोई भी वस्तु किसी भी द्रव में डाला जाए तो या पानी हो चाहे द्रव हो, तो वस्तु द्वारा पानी हटाया जाता है। क्या कहता है? पानी हटाया जाता है। और जो पानी हटाया जाता है, जैसे ये है एक बर्तन और इसमें एक वस्तु डाल दिया गया, तो जब यह वस्तु डाल दिया गया, ठीक है, और इसी के द्वारा जो पानी हटाया गया, तो जो इसके भार में कमी होता है, वस्तु के भार में जो कमी होता है वो इसी के भार के तो बराबर होता है। यही तो देखा जा रहा है कि जो या तो जो उत्प्लावन बल लग रहा है, यह उत्प्लावन बल हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो, या फिर ये कहा जाए कि इसके भार में हुई कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर है। यही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसको सबसे पहले आर्किमिडीज ने देखा था, इसीलिए इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या है कि जब किसी वस्तु को पूर्णतः, अंशतः अथवा पूर्णतः डुबाया जाता है, ठीक है, आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, कहाँ? पानी में, द्रव में, तो उस वस्तु के भार में हुई कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उस वस्तु के भार में हुई कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर अथवा उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। फिर से सुनिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव में डुबोने पर उसके भार में हुई कमी वस्तु के भार, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किसी वस्तु को अंशतः अथवा पूर्णतः द्रव में डुबोने पर वस्तु के भार में हुआ कमी वस्तु द्वारा हटाए गए पानी अथवा जल के भार के बराबर होता है। यही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अथवा दूसरे रूपों में, जब किसी वस्तु को किसी द्रव अथवा पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में हुआ कमी उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल के बराबर होता है।
उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, जब कोई भी वस्तु तैरता हो, कोई भी वस्तु तैरे तो तैरने की दशा में आभासी भार पूछा जाए आपसे। तैरने की दशा में क्या पूछा जाए? आभासी भार। तो तैरने की दशा में आभासी भार शून्य होगा, क्योंकि तैरेगा तभी जब वस्तु का भार और हटाए गए द्रव का भार बराबर हो। और आभासी भार आप जानते हैं कि वस्तु का भार माइनस हटाए गए द्रव का भार। अगर वस्तु का भार 10 किलोग्राम है और हटाए गए द्रव का भार भी 10 किलोग्राम है, तो वस्तु के भार में से हटाए गए द्रव का भार 10 में से 10 घटा देंगे तो 0। यानी तैरने की दशा में हमेशा याद रखिएगा कि तैरने की दशा में वस्तु का आभासी भार, वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। तैरने की दशा में वस्तु का आभासी भार शून्य। यदि आपसे कोई पूछे कि कोई वस्तु जो है 50 किलोग्राम का है, कितने का है? 50 किलोग्राम का वस्तु है। जब किसी द्रव में डाल दिया जाता है या पानी में डाल दिया जाता है तो उसका 1/2 भाग पानी में डूब जाता है। कितना डूब जाता है? 1/2 भाग। तो आभासी भार ज्ञात कीजिए, आभासी भार ज्ञात कीजिए। अब ये मत करना कि 50 का आधा करके 25 किलोग्राम बता देना। ध्यान से सुनिए, जब वस्तु का 1/2 ही भाग पानी में डूबा है, इसका मतलब ये है कि वस्तु तैर रहा है, वस्तु तैर रहा है। और तैरने की दशा में वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होगा। यानी जितना 50 किलोग्राम वस्तु है तो 50 किलोग्राम पानी हटाया है, तभी तो तैर रहा है, तभी उसका केवल 1/2 भाग डूबा है, अन्यथा वो पूरा का पूरा डूब जाता। जब पूरा का पूरा डूब कर अंदर जाने लगेगा तब आभासी भार कुछ निकलेगा, लेकिन जब वो तैरेगा इसका मतलब है कि हटाए गए द्रव का भार और वस्तु का भार बराबर है। और इस कंडीशन में आभासी भार हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्या अब लग जाएगा? लगा लेंगे। ये था द्रव स्थितिकी। एक आध दो न्यूमेरिकल हम अगले दिन लगाने का प्रयास करेंगे कि एक आध दो प्रश्न लग जाए। ठीक है, तो अगले दिन जो है हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित, और आगे का कुछ टॉपिक भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। आप अपने दोस्तों यारों से बताइए क्लास चल रहा है और किस तरह चल रहा है, ये तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कैसा आपको तैयारी कराया जा रहा है, क्या निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, रिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमने पिछले दिन कहा कि आप सभी जो है व्हाट्सएप पर जरूर लिखकर भेजो कि नहीं पढ़ाई सही से हो रहा है, सही से चल रहा है, आप जो हम रिवीजन करा रहे हैं उससे आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप पर जरूर आप लिखकर भेजिए, हम आप सभी का मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कि कितने लोग पढ़ रहे हैं और क्या वास्तव में फायदा हो रहा है कि हम बेवजह का ही इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो जरूर आप लिखकर भेजिए, हम देखेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो भी लिखकर भेजिए, सुझाव भेजिए, तो हम उस पर विचार करेंगे। ठीक है, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।